गांव की चटोरी गली में देवरानी जेठानी का ससुराल। मैं तो कहता हूँ सुधा, हमारी बेटी के लिए ये रिश्ता अपनी बेटी के लिए अच्छा ही रहेगा। ये वहाँ खुश रहेगी। अगर अच्छा लड़का है तो बात बढ़ाने में क्या बुराई है। मम्मी, आप तो हर रिश्ते के लिए यही बोलते हो। याद है पिछली बार भी आपने यही कहा था, लेकिन क्या हुआ? रिश्ता लगने के 2 दिन बाद ही पता चला कि लड़के वाले तो किराए के मकान में रहते हैं। उन्होंने तो झूठ कहा था कि उनका खुद का घर है। हाँ, कभी कभार हो जाता है। और बेटी तो फिक्र मत कर, इस बार मैं पहले ही उनके बारे में सारी छानबीन करके आया हूँ। बड़े ही भले लोग हैं। चटोरी गली में उनका घर है। क्या कहा पापा आपने? फिर से कहना। यही कि बहुत बड़ा घर है उनका। अरे नहीं, उससे पहले। यही कि बड़े ही भले लोग हैं सब। अरे नहीं, उसके बाद। यही कि चटोरी गली में उनका घर है। चटोरी गली? ये वही गली है ना जिसमें सुना है खाने के लिए बड़ी बढ़िया बढ़िया चटोरी चीजें मिलती हैं? हाँ, सुना तो मैंने भी यही है उस गली के बारे में। ये सुनकर तो किंजल खुश हो जाती है और झट से कहती है, फिर तो मेरी तरफ से आप हाँ ही समझो, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अरे बिना लड़के को देखे तूने हाँ कर दी। अभी तो तू कितने नखरे दिखा रही थी। अरे वो तो ये इसलिए झट से तैयार हो गई क्योंकि ये 1 नंबर की चटोरी है और इसे ससुराल चटोरी गली में मिल रहा है, और भला इसे क्या ही चाहिए। ओ, तो ये बात है। पापा, अब आप लड़के वालों को बुला लो, मैं तैयार हूँ। दरअसल किंजल को खाने पीने का बड़ा शौक था, और खासकर चटोरी और स्पाइसी चीजों का। इसलिए जैसे उसने चटोरी गली का नाम सुना तो वो झट से इसके लिए तैयार हो गई। और फिर संडे को लड़के वाले आते हैं और उन्हें भी किंजल पसंद आ जाती है, और सबकी रजामंदी से उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद उसकी जेठानी उसकी आरती उतारती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन आधी रात होते ही किंजल को जोरों की भूख लगने लगती है। ओए होए 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 होए, ये पेट इतना गड़बड़ा क्यों रहा है? लगता है पेट में चूहे कूद रहे हैं। कुछ चटपटा खाने की क्रेविंग हो रही है। क्या करूं? हाँ, याद आया, मायके से आते वक्त अपने बैग में कुछ चिप्स रखे थे, वही खा लेती हूँ। किंजल दबे पांव उठती है और बैग से चिप्स, कुरकुरे और बिस्किट निकाल कर खाने लगती है। तभी नवनीत की आंख खुल जाती है। किंजल, ये आधी रात को क्या कर रही हो? नवनीत, अब लेकिन वो क्या है ना, मुझे जोरों की भूख लगी है इसलिए ये खाने बैठ गई। ओ, समझ गया, शादी की तैयारियों में तुमने ठीक से खाया नहीं होगा। कोई बात नहीं, आराम से खा लो। वो सब खाने के बाद किंजल मजे से डकार लेकर सो जाती है। फिर अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है, जहाँ वो सबके लिए मलाई कोफ्ता, दम आलू, खीर और पूरी बनाती है। जब उसके ससुराल वाले खाने बैठते हैं तो उसकी सास पहला निवाला खाते ही झट से कहती है, ओहो बहू, ये क्या है? इतना सारा नमक मिर्च, हमें मारने का इरादा है क्या? बड़ी बहू, तूने अपनी देवरानी को बताया नहीं हमारे यहाँ फीका मतलब बेहद ही कम नमक मिर्च वाला खाना बनता है? नहीं मम्मी जी, मैंने तो रसोई शुरू करने से पहले ही उसे सब कुछ बता दिया था। हाँ मम्मी जी, इसमें जेठानी जी की कोई गलती नहीं है। इन्होंने बताया था मुझे, लेकिन लगता है मुझसे ही ज्यादा नमक मिर्च डल गया होगा खाने में। अच्छा, कोई बात नहीं। आज बहू का पहला दिन है तो जाने दो सुषमा, आगे से वो ध्यान रखेगी। अब वो सब जैसे तैसे दही डालकर वही खाना खाते हैं। अब खाने की जिम्मेदारी बड़ी बहू के हाथों में ही रहती है, लेकिन उसका बनाया हुआ कम मिर्च का खाना किंजल को पसंद नहीं आता। पता नहीं कैसे ये लोग इतना फीका खाना खा लेते हैं। मेरे तो गले से ही नहीं उतर रहा। मुझसे तो नहीं खाया जाएगा ये खाना। ये कहाँ फंस गई मैं? सोचा था चटोरी गली में ससुराल होगा तो मजे से तीनों टाइम कुछ न कुछ चटोरी चीजें खाती रहूंगी, लेकिन यहाँ तो जैसे खाने पर ही पाबंदी लग गई है। क्या करूं, पेट में चूहे भी कूद रहे हैं। एक काम करती हूँ, नवनीत जी को फोन करती हूँ, वो ऑफिस से आते वक्त मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आएंगे। अब वो ऐसा ही करती है, अपने पति को फोन करती है। नवनीत जी, उस दिन जब हम शादी करके आए थे तो मैंने देखा था गली में तरह तरह की चाट पकौड़ी की दुकानें हैं। आप मेरे लिए आते आते वहां से कुछ ले आइए ना। लेकिन हमारे घर में बाहर का खाना अलाउड नहीं है किंजल। लेकिन मेरा खाने का काफी मन है। अच्छा ठीक है, तो मैं ले आता हूँ। किंजल खुश होकर फोन काट देती है, लेकिन उसकी जेठानी उनकी बातें सुन लेती है। ये तुम क्या कर रही हो किंजल? तुम शायद जानती नहीं, लेकिन तुम एक ऐसे ससुराल में हो जहाँ बाहर का खाना मना है, और तुम्हें पता है ये चटोरी चीजें हमारे शरीर के लिए कितनी नुकसानदायक होती हैं। हाँ जानती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझसे ना दीदी, ये मरीजों वाला खाना खाया नहीं जाता। खाया तो मुझसे भी नहीं जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत बन गई। कुछ दिनों तक तुम्हें भी इसकी आदत हो जाएगी। और वैसे भी हमारी जीभ को 21 दिन लगते हैं नया टेस्ट लेने के लिए, उसके बाद उसे भी आदत हो जाती है। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है और किंजल खुद से कहती है, अब जीभ को जो 21 सालों से चटपटे खाने का स्वाद लगा हुआ है, भला वो 21 दिनों में कैसे बदल सकता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन रोज रोज वो फीका खाना खाकर
किंजल बोर हो चुकी थी। जेठानी जी, आज खाने में क्या बन रहा है? आज मैं घी की सब्जी और रोटी बना रही हूँ। मैं सब्जी बना रही हूँ, तब तक तुम आटा गूंथ दो। हे भगवान, आज फिर फीके घी की सब्जी बन रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बाप बाप ने मेरी शादी यहाँ करके चटपटा खाने की सजा दी है। सोचा था चटोरी गली में ससुराल होगा तो मजे से कुछ न कुछ खाती रहूंगी, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं कर सकते। किंजल किस सोच में डूब गई? चलो अब आटा लगा दो। किंजल जल्दी से आटा गूंथ कर अपने कमरे में जाती है और अपने पति को फोन करती है। नहीं किंजल, रोज रोज बाहर का खाना ठीक नहीं है, इससे तुम्हारी सेहत खराब हो सकती है। मैं कुछ नहीं लाऊंगा। नवनीत गुस्से में फोन काट देता है। तभी किंजल को चटोरी गली में लगे चाट और तरह तरह के खाने के ठेलों से खुशबू आने लगती है। ओए होए 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 होए, क्या खुशबू है! अब तो कंट्रोल ही नहीं होता। कुछ न कुछ बहाना बनाकर बाहर जाना पड़ेगा। किंजल हॉल में बैठी सास से जाकर कहती है, मम्मी जी, वो मुझे कुछ सामान लेने जाना है। क्या सामान बहू? मुझे बता दे, मैं ले आती हूँ। नहीं नहीं, अब वो लेडीज सामान है, मैं ही ले आती हूँ। ओह अच्छा अच्छा, लेकिन जल्दी आ जाना। अब नई बहू बाहर ज्यादा देर घूमे तो मोहल्ले की औरतें बातें बनाती हैं। फिर किंजल बाहर चली जाती है, जहाँ उस चटोरी गली से कभी जलेबी की महक, तो कहीं आलू टिक्की चाट, तो कहीं भेलपूरी, चाउमीन और चिली पटेटो की खुशबू आ रही थी। वाह, जन्नत है तो यही है। वो जल्दी से गोलगप्पे वाले के पास जाती है और गोलगप्पे खाती है, लेकिन उसे एक पड़ोसन देख लेती है और वो शाम को उसकी सास को सब बता देती है। देख छोटी बहू, हमारे यहाँ ये बाहर का खाना कोई नहीं खाता, समझी? इसलिए आगे से ध्यान रखना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अपनी सास की बात सुनकर किंजल को बड़ा बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और अगले 2 दिन तक वो उदास रहती है। ये देख स्वाति को अच्छा नहीं लगता और वो उसके कमरे में जाती है। किंजल, कब तक ये उदास बैठी रहेगी? यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सबको बस अपने हिसाब का फीका खाने की आदत है और यही उम्मीद वो इस घर की बहुओं से भी करते हैं। खैर, मैं छत पर जा रही हूँ कपड़े उठाने, तुम भी चलो मेरे साथ। वो किंजल को छत पर ले जाती है। भाभी, यहाँ तो कपड़े हैं ही नहीं। अच्छी तरह से जानती हूँ। तभी उसे एक सीटी बजने की आवाज आती है। फिर स्वाति छत से रस्सी से बंधी टोकरी को ऊपर की ओर खींचती है, जो उसके ससुराल के मकान के पीछे की तरफ बंधी हुई थी। जैसे वो उसे ऊपर खींचती है, उसमें से बड़ी ही अच्छी चटपटी महक आती है। आ जाओ देवरानी जी, अपने ससुराल की चटोरी गली का फायदा तो उठाएं। दीदी, ये सब क्या है? मैडम, चोरी करो तो ऐसे करो कि पकड़े ना जाओ। तुम्हारी तरह मैं भी बहुत बड़ी चटोरी हूँ और इसीलिए मैंने चटोरी गली का नाम सुनते ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन यहाँ आकर फीका खाना खाकर तो मैं बोर हो गई और बाहर जाकर अपनी गली में ये सब खाओ, कोई ना कोई पड़ोसी देख ही लेता है, इसलिए मैंने ये तरकीब निकाली। चटोरी गली में एक चाट वाले भैया हैं, मैं उन्हें इस टोकरी में लिस्ट और पैसे रख कर दे देती हूँ और वो सबसे छुपते छुपाते इसमें मेरी पसंद की चटपटी चीजें रख देते हैं और मैं रोज शाम को छत पर टहलने आने के बहाने से बड़े मजे से ये सब खाती हूँ। ये सुनकर किंजल हैरान रह गई। बाय गॉड जेठानी जी, मान गए आपको। आप तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली और मेरी तरह चटोरी भी। अब दोनों देवरानी जेठानी मजे से उस चटोरी गली के चटोरे पकवानों का मजा लेने लगी। कविता की शादी दिल्ली की मशहूर पराठे वाली गली में हुई थी, यानी उसकी ससुराल वहीं थी। इसी वजह से अब उसके मायके की तरफ से रिश्तेदार दिल्ली आने के लिए बहुत उत्साहित रहते थे। कविता, तुम्हारे मामा जी कुछ दिनों के लिए दिल्ली आ रहे, तो मैं सोच रही थी कि मैं भी दिल्ली आ जाऊं। पहले तो रिश्तेदारी में किसी की शादी दिल्ली में नहीं हुई, इसलिए दिल्ली आने के लिए बहुत सोचना पड़ता था। लेकिन अब तो हमारी बेटी की ससुराल दिल्ली में है, तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी अगर हम 2 दिन तुम्हारे घर ठहर जाएं? नहीं नहीं मामी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो आपका ही घर है। वैसे आप कब आ रहे हो? क्योंकि सौरभ जी की भी 2 दिन की छुट्टी है, तो वो भी आपके साथ आराम से समय बिता लेंगे। हम तो कल सुबह निकलेंगे और शाम तक तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। वैसे खाने में क्या खिला रही हो? सुना है कि तुम्हारी पराठे वाली गली के पराठे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। जी मामी जी, हमारी गली में कई पुरानी पीढ़ियों से चल रही मशहूर पराठे की दुकानें हैं। यहाँ देसी घी में बनी अलग अलग तरह की स्टफिंग वाले पराठे मिलते हैं। इस बारे में आप टेंशन मत लो, मैं आपको और मामा जी को सौरभ जी के साथ नाश्ते पर ले जाऊंगी। ये तो और भी बढ़िया बात हो गई, फिर तो हम तुम्हारी ससुराल आकर पराठे वाली गली के पराठे खाएंगे। चलो फिर मिलते हैं। कविता के मामा मामी 2-3 दिन के लिए दिल्ली आए। कविता ने उनकी बहुत अच्छी खातिरदारी की। उसके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी मामा मामी का पूरा सम्मान किया। अरे बहू,
अपने मामा मामी के लिए उनकी पसंद का ही कुछ बनाना। अरे समधन जी, आप परेशान मत होइए, हम तो सोच कर ही आए थे कि जब पराठे वाली गली आ रहे तो नाश्ता पराठों का ही करेंगे। ठीक है मामी जी, आज मैं खुद आपको नाश्ते में पराठे खिलाऊंगा। बस अभी तैयार होकर आता हूँ। भाई बहुत बढ़िया, दामाद जी हमें खिला रहे हैं तो हम जरूर खाएंगे। सौरभ ने मामा मामी को पराठे वाली गली के मशहूर पराठे खिलाए। उन्होंने इनकी बहुत तारीफ की और 2 दिन बाद कानपुर लौट गए। तभी अचानक कविता की मौसी का फोन आया। कविता, हम लोग दिल्ली आए हुए हैं, तुम्हारे मौसा जी को यहाँ थोड़ा काम था तो मैंने सोचा अपनी भांजी से भी मिल लूं, इसलिए हम दोनों दिल्ली आए हैं। अरे वाह मौसी जी, बहुत अच्छा किया। बच्चे साथ में नहीं आए? नहीं, बच्चे साथ नहीं है, बस हम दोनों ही आए हैं। अब अपने घर का एड्रेस बता दो, हम पहुँच जाएंगे। मौसी जी, किसी से भी पूछ लेना, पराठे वाली गली जाना है, आपको वहाँ कोई भी पहुँचा देगा। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, खाने में क्या बनाऊं? अरे भाई, जब पराठे वाली गली आए हैं तो पराठे ही खाएंगे, और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बस बढ़िया पराठे खिला देना। ठीक है मौसा जी, जल्दी आइए। मौसा मौसी कविता के ससुराल पहुँचे। उस दिन सौरभ ऑफिस में था। कविता की सास कीर्तन में गई हुई थी और ससुर अपने दोस्त से मिलने गए थे, इसलिए कविता अकेले ही मौसा मौसी को पराठे खिलाने ले गई। अरे लगता है पर्स घर ही भूल आया, अब क्या करें? कोई बात नहीं मौसा जी, पैसे मैं दे देती हूँ। अरे बताओ तो, पर्स भी दूसरी पैंट में ही छोड़ा है और मुझे भी बटुआ नहीं रखने दिया। अब घर जाकर वापस दे देना पैसे। बेटी के ससुराल में उससे पैसे खर्च करवाना अच्छा नहीं लगता। कविता पहले ही अपने मामा मामी की खातिरदारी में काफी खर्च कर चुकी थी और अब अचानक मौसा मौसी भी आ गए तो उसे अपने पर्सनल पैसे खर्च करने पड़े। लेकिन अब ये 1-2 दिन की बात नहीं रह गई थी। धीरे धीरे कविता के मायके के रिश्तेदारों के लिए ये एक आदत बन गई। जब भी कोई रिश्तेदार दिल्ली आते तो कविता के घर पर रुकते और पराठे वाली गली के पराठे खाने जाते। दिल्ली में सिर्फ कविता ही रहती थी क्योंकि उसके बाकी सभी रिश्तेदारों की शादी दिल्ली से बाहर हुई थी। इसी वजह से सभी लोग उसी के घर डेरा जमाने लगे। मम्मी, मैं परेशान हो गई हूँ। आप लोग तो कभी मिलने नहीं आते, लेकिन जब देखो कभी मामा मामी आ जाते, कभी मौसा मौसी, कभी बुआ फूफा और कभी उनके बच्चे। सच में अब तो तंग आ गई हूँ, अच्छा नहीं लगता। अभी तो माँ पापा जी कुछ कहते नहीं, लेकिन अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, ले पापा से बात कर। देख कविता, भले ही हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन बेटी के ससुराल में जरूरत से ज्यादा आना जाना समझदारी नहीं है। कभी कभी आना तो ठीक है, लेकिन बार बार आना और हर बार पराठे वाली गली जाना, ये आदत सही नहीं है। लेकिन मैं मना भी नहीं कर सकती, कोई बुरा मान गया तो। मम्मी पापा से बातचीत के दौरान कविता थोड़ा परेशान हो गई थी। कविता, मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ जिससे किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और तुम्हें भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। देख बेटा, मैं तुझे एक तरीका बताती हूँ। कविता की मम्मी उसे कुछ समझाती हैं। समझ गई मम्मी, अब से मैं ऐसा ही करूंगी। एक दिन कविता की बुआ का फोन आया। कविता बिटिया, वो तुम्हारे फूफा जी माल लेने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। मुझे रोहित के जन्मदिन के लिए कुछ कपड़े खरीदने थे, सोचा तुम्हारे घर ही रुक जाएंगे तो तुम शॉपिंग भी करवा देना, और वहीं तुम्हारे पराठे वाली गली के पराठों की भी बहुत याद आ रही थी। बहाने से तुम्हारे घर मिलना भी हो जाएगा और हम पराठे भी खा लेंगे। बुआ जी आज आ रहे हो, पर हम तो घर पर ही नहीं है। वो हम सब गाजियाबाद गए हुए हैं। सौरभ जी की सिस्टर गाजियाबाद में है ना, तो उनके बेटे का जन्मदिन है। हम सब तो वही पार्टी में जा रहे हैं। 2 दिन बाद ही लौटेंगे, बस घर को ताला ही लगा रही थी। ओहो, अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर मैं नहीं आती, रहने दूंगी। तुम्हारे फूफा जी माल लेकर लौट आएंगे। कविता को अपनी बुआ से झूठ बोलना पड़ा क्योंकि ऐसा करना जरूरी था। बाकी के भी मायके की तरफ के रिश्तेदारों के फोन आए तो कविता ने सेम ऐसा ही बहाना किया। एक दिन कविता के मामा मामी बिना बताए आ गए। तब कविता को अटपटा तो लगा, पर अब क्या करती, मामा मामी आ चुके थे। कविता को एक तरकीब सूझी। मामा जी, आपको पता है आज माँ जी का जन्मदिन है। हम तो सुबह के नाश्ते का प्लान कर रहे थे कि आज माँ जी को क्या स्पेशल खिलाएं। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, तो आज की पार्टी मामा जी आपकी तरफ से। क्यों, सही कह रही हो ना? अरे बहू, क्यों परेशान कर रही है अपने मामा मामी को? इसमें परेशानी की क्या बात है माँ जी? मामा मामी तो हमारे अपने हैं, हम तो इनसे हक से भागते हैं। सौरभ जी चलते हैं, आज मामा जी की तरफ से पार्टी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने भी बहुत दिन से अपनी फेवरेट दुकान के पराठे नहीं खाए। चलो माँ पापा चलते हैं। उस समय कविता के मामा मामी का मुंह देखने वाला था। सबने मिलकर पराठों का नाश्ता किया और बिल भुगतान मामा के हिस्से में आया। अब मामा मामी ने सोच लिया था कि बिना बताए ऐसे कभी नहीं आएंगे। ऐसा ही कुछ कविता ने बाकी के रिश्तेदारों के साथ किया, क्योंकि कविता के रिश्तेदार भी उसे नहीं समझते थे। बिन बुलाए आ जाते थे, फालतू का खर्चा करवा देते थे। उन्हें भी समझाना बहुत जरूरी था।
कुछ दिनों बाद कविता के रिश्तेदारों ने अपने आप ही आना बंद कर दिया, जिससे कविता को थोड़ी राहत की सांस मिली और सारी बात कविता ने अपने मम्मी पापा को फोन पर बताई। उन्हें भी ये सुनकर थोड़ा सुकून था कि कम से कम रिश्तेदारों ने बेफालतू का बेटी के घर जाना बंद तो किया। ये थोड़ी है कि बेटी की शादी दिल्ली की पराठे वाली गली में हुई है। बेटी की ससुराल पराठे वाली गली में है तो बिन बुलाए मेहमान बनकर जाते रहो। रिश्तों में प्यार बनाए रखना जरूरी है, लेकिन अपनी सीमाओं को समझना भी उतना ही जरूरी है ताकि रिश्ते मजबूत और सम्मानित रहें। Thanks for watching.